14 अगस्त 1984। समय दोपहर के ठीक 2:15। स्थान नई दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक। गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन कमरा नंबर 42 के भीतर की हवा भारी थी, जहां मेज पर रखी फाइलों के बीच एक धुंधली तस्वीर रखी थी, जिसे रेड विडो के नाम से जाना जा रहा था। भारत के सुरक्षा सलाहकार और खुफिया तंत्र के सबसे शातिर दिमाग माने जाने वाले अजीत डोभाल की नजरें उस तस्वीर पर टिकी थीं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार से लेकर खाड़ी देशों के तेल के कुओं तक खलबली मचा रखी थी। ये केवल एक अपराधी की तलाश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जाल को काटने की शुरुआत थी जिसकी तारें मॉस्को से लेकर न्यूयॉर्क और कराची के अंडरवर्ल्ड तक फैली हुई थीं। अजीत डोभाल जानते थे कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा गया, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा हमला होगा जिसकी भरपाई करने में दशक बीत जाएंगे। बाहर मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तपिश अपनी चरम पर थी, क्योंकि दुश्मन कोई आम गिरोह नहीं, बल्कि एक अदृश्य परछाई थी जो सरकारों को गिराने और बनाने का हुनर रखती थी। अजीत डोभाल ने धीरे से अपनी मेज पर रखे लाल फोन को उठाया और दूसरी तरफ मौजूद शख्स को सिर्फ इतना कहा कि शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और अब प्यादों को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रेड विडो, क्योंकि इस साजिश के पीछे उस औरत का हाथ था जिसने यूरोप के सबसे खतरनाक जासूसों को धूल चटाई थी, और अब उसका अगला निशाना भारत था। डोभाल की टीम के पास जानकारी कम थी और खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाले सोवियत खेमे से कुछ ऐसी फाइलें गायब हुई हैं जिनमें भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े गुप्त कोड्स थे। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें समय सबसे बड़ा दुश्मन था, और हर बीतता सेकंड भारत की संप्रभुता पर एक घाव की तरह लग रहा था। डोभाल को बखूबी पता था कि इस खेल में सीधी वार करने से बेहतर है कि दुश्मन के ही हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की जो किसी भी सैन्य रणनीति से परे थी और जिसमें जोखिम की सीमा अनंत थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ऑपरेशन के पहले चरण को अंजाम देने के लिए खुफिया एजेंटों की एक टुकड़ी को नेपाल सीमा की ओर रवाना कर दिया गया था, क्योंकि इनपुट्स मिले थे कि रेड विडो का एक खास मोहरा वहां किसी बड़े लेन देन के लिए आने वाला है। अजीत डोभाल खुद इस पूरे मिशन की निगरानी एक गुप्त बेस से कर रहे थे, जहां से हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही थी। उधर मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की एक गुप्त बैठक चल रही थी, जिसमें इस बात की चर्चा थी कि कैसे एक निजी सेना दक्षिण एशिया की संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भारत के पास केवल यही मौका था कि वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पर्दे के पीछे छिपे इन खूनी किरदारों को बेनकाब करे। डोभाल ने अपने फील्ड एजेंट को निर्देश दिया कि उसे गोली नहीं चलानी है, बल्कि उस कड़ी को पकड़ना है जो उन्हें सीधे रेड विडो के ठिकाने तक ले जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस साजिश की जड़ें दिल्ली के ही किसी वीआईपी इलाके में मौजूद एक सुरक्षित घर से संचालित हो रही हैं। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक काली एम्बेसडर कार लुटियंस दिल्ली के एक बंगले के पीछे वाले रास्ते पर रुकी, जहां से एक साया निकलकर अंधेरे में ओझल हो गया। अजीत डोभाल को खबर मिल चुकी थी कि मोहरा जाल में फंस चुका है, और अब उस तार को खींचने का समय था जो सीधे रेड विडो के गले तक जाता था। काठमांडू की तंग गलियों में एक संक्षिप्त लेकिन खूनी मुठभेड़ के बाद भारतीय एजेंटों ने उस बैग को बरामद कर लिया था, जिसमें वे डिजिटल कोड्स थे जिन्हें दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के जरिए दुबई भेजने की तैयारी थी। डोभाल की आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि रेड विडो दरअसल कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां अपने स्वार्थ के लिए पाल रही थीं। पुतिन के कार्यालय से मिले एक गुप्त संदेश ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ये ऑपरेशन केवल भारत के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक वैश्विक तख्तापलट की छोटी सी चिंगारी थी जिसे दिल्ली की जमीन पर दहकाया जा रहा था। जैसे ही घड़ी की सुइयां सुबह के 4 बजा रही थीं,
डोभाल ने अपनी टीम को आखिरी और सबसे खतरनाक निर्देश दिया, जिसमें उन्हें उस वीआईपी बंगले पर छापा मारना था जहां रेड विडो के सबसे करीबी सलाहकार छिपे हुए थे। ये कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि उस बंगले का संबंध सीधे सत्ता की ऊपरी गलियारों से था। लेकिन डोभाल जानते थे कि राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी प्रोटोकॉल से ऊपर होती है। पुलिस की सायरन वाली गाड़ियों के बजाय बिना नंबर की प्राइवेट गाड़ियों ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, और अगले कुछ मिनटों में जो सच सामने आने वाला था, उसने भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे बड़ी धोखे का पर्दाफाश कर दिया। वहां मौजूद दस्तावेजों से पता चला कि रेड विडो ने न केवल भारत के शेयर मार्केट को क्रैश करने की प्लानिंग कर ली थी, बल्कि वो अजीत डोभाल की टीम के ही एक सदस्य को अपने प्रभाव में ले चुकी थी। इस खुलासे ने डोभाल की पैरों तले जमीन खिसका दी थी, क्योंकि अब लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद गद्दारों से थी। कमरे के भीतर पसरा सन्नाटा अब जानलेवा महसूस होने लगा था। जब अजीत डोभाल की मेज पर वो फाइल खुली जिसमें उनकी अपनी टीम के एक वफादार अफसर की गद्दारी के सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे थे, डोभाल ने गहरी सांस ली और अपने चश्मे को ठीक करते हुए खिड़की से बाहर देखा, जहां उगते हुए सूरज की पहली किरण ने दिल्ली के आसमान को लाल कर दिया था, जैसे वो आने वाले खून खराबे का संकेत दे रही हो। उन्हें समझ आ गया था कि रेड विडो ने भारतीय तंत्र की जड़ों में अपनी पैठ बना ली है, और अब इस कैंसर को मिटाने का केवल एक ही तरीका था, एक ऐसा जाल बुनना जिसमें शिकारी खुद शिकार बन जाए। उन्होंने तुरंत एक फर्जी सूचना लीक करने का आदेश दिया कि परमाणु कोड्स का दूसरा हिस्सा एक विशेष ट्रेन के जरिए दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है, जबकि असलियत में वो केवल रेड विडो को बिल से बाहर निकालने का एक चारा था। डोभाल जानते थे कि लालच एक ऐसी कमजोरी है जो बड़ी से बड़ी शातिर दिमाग को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है, और इस बार दांव पर पूरा हिंदुस्तान था। उधर कराची के एक आलीशान बंगले में दाऊद इब्राहिम को संदेश मिला कि माल की आवाजाही शुरू हो चुकी है, और उसने अपने सबसे खूंखार शार्प शूटरों को सक्रिय कर दिया ताकि रास्ते में ही उस ट्रेन को इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उस ट्रेन के डब्बों में फाइलें नहीं बल्कि भारतीय सेना के पैरा कमांडो अपनी बंदूकों पर उंगलियां रखे मौत का इंतजार कर रहे थे। डोभाल खुद कंट्रोल रूम में बैठकर सैटेलाइट फीड के जरिए हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, और उनके बगल में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के माथे पर पसीना था, क्योंकि इस ऑपरेशन की विफलता का मतलब था एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक युद्ध। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान स्टेशन के करीब पहुंची, पटरियों पर हुए एक जोरदार धमाके ने पूरी ट्रेन को हिलाकर रख दिया, और चारों तरफ से नाकाबपोश हमलावरों ने उसे घेर लिया। हमलावरों को लगा था कि वे जीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही डब्बों के दरवाजे खुले, वहां से निकलने वाली गोलियों की बौछार ने रेगिस्तान की रेत को लाल करना शुरू कर दिया। ये मुठभेड़ केवल हथियारों की नहीं बल्कि दिमागी श्रेष्ठता की भी थी, क्योंकि डोभाल ने एक साथ 3 मोर्चों पर हमला बोला था। एक तरफ राजस्थान की सीमा पर गोलियां चल रही थीं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के पौश इलाके में रेड विडो के असली ठिकाने को रॉ के एजेंटों ने मटिया मेट कर दिया था। वहां से जो दस्तावेज हाथ लगे, उनमें दुनिया के कई शक्तिशाली नेताओं के नाम शामिल थे, जो परोक्ष रूप से इस विनाशकारी योजना का हिस्सा थे। व्लादिमीर पुतिन के पास जब इस सफल ऑपरेशन की खबर पहुंची, तो उन्होंने एक गुप्त फोन कॉल के जरिए डोभाल की रणनीति की सराहना की, क्योंकि इस जीत ने न केवल भारत को बचाया था, बल्कि सोवियत संघ के उन गद्दारों का भी अंत कर दिया था जो पश्चिम के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते थे। रेड विडो का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था, लेकिन डोभाल जानते थे कि जासूसी की इस दुनिया में कोई भी अंत अंतिम नहीं होता, क्योंकि परछाइयां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ऑपरेशन रेड विडो के खात्मे के बाद दिल्ली की हवाओं में एक भारीपन अभी भी बाकी था, क्योंकि डोभाल को पता था कि पकड़े गए लोग केवल प्यादे थे, और असली खिलाड़ी अभी भी अपनी सुरक्षित पनाहगाहों में बैठकर अगली चाल की योजना बना रहे थे। जब्त किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण से एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया
जिसने भारतीय खुफिया विभाग की नींव हिला दी, क्योंकि उसमें एक ऐसी बैठक का जिक्र था जो स्विट्जरलैंड की जिनेवा में होनी थी, जहां दुनिया के कुछ सबसे रसूखदार लोग भारत को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे। अजीत डोभाल ने बिना किसी देरी के प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया और एक ऐसे गुप्त मिशन की अनुमति मांगी जो आधिकारिक तौर पर कभी अस्तित्व में ही नहीं था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की भविष्य की रणनीतियों की तरह ही उस दौर में भी ये तय किया गया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाएगा और दुश्मन को उसकी घर में घुसकर खत्म करेगा। डोभाल खुद भेस बदलकर यूरोप के लिए रवाना हुए, जहां उनका सामना एक ऐसी औरत से होने वाला था जिसकी आवाज तो सबने सुनी थी, लेकिन चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिनेवा की बर्फीली वादियों के बीच एक पुराने किलेनुमा विला में रेड विडो अपनी आखिरी और सबसे घातक चाल चलने की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसे दाऊद इब्राहिम के जरिए भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा वायरस प्लांट करना था जो एक झटके में करोड़ों भारतीयों की जमा पूंजी को शून्य कर देता। डोभाल ने वहां पहुंचकर अपनी पुरानी पहचानों का इस्तेमाल किया और उस सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल रहे जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। उस विला के भीतर की रोशनी मध्यम थी और सिगार के धुएं के बीच कुछ चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे जो दुनिया की किस्मत लिखने का दंभ भरते थे। डोभाल ने महसूस किया कि ये केवल एक अपराधी को पकड़ने का मिशन नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा को खत्म करने की लड़ाई है जो मानती है कि ताकतवर को कमजोर को कुचलने का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर मिलीं, विला के भीतर बिजली गुल हो गई और शुरू हुआ वह खामोश खूनी खेल जिसे इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। डोभाल की टीम ने बिना किसी शोर के उन गार्ड्स को रास्ते से हटाया और सीधे उस कमरे में दाखिल हुए जहां रेड विडो अपनी जीत का जश्न मनाने वाली थी। लेकिन जब कमरे की बत्तियां जलीं तो सामने बैठी औरत को देखकर डोभाल की आंखों में भी एक पल के लिए हैरानी कौंध गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की आड़ में छिपकर काम करने वाली एक मशहूर राजनयिक थी। उसने मुस्कुराते हुए डोभाल से कहा कि तुम एक को खत्म करोगे तो 10 और पैदा होंगे, लेकिन डोभाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ अपनी सीमा पर खड़ा होकर वार सहेगा। अब हम उस हाथ को ही काट देते हैं जो हमारी तरफ उठता है। उस रात रेड विडो का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया गया और सुबह जब दुनिया जागी तो उसे कभी पता नहीं चला कि वे एक महाविनाश के कितने करीब थे। सूरज की पहली किरण ने जब जिनेवा की झील पर अपनी दस्तक दी, तब तक उस किलेनुमा विला के भीतर का मंजर बदल चुका था। रेड विडो, जो कल तक खुद को अजेय समझ रही थी, अब एक ऐसे शिकंजे में थी जहां से उसकी पहुंच अपने किसी भी साम्राज्य तक नहीं बची थी। अजीत डोभाल ने मेज पर रखे उन सभी डिजिटल ड्राइव्स को अपने कब्जे में ले लिया जिनमें न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों को अस्थिर करने के गुप्त ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। अजीत डोभाल के पास अब 2 रास्ते थे। या तो वह इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाते और सालों तक चलने वाली कानूनी कागजी कार्रवाई में उलझ जाते, या फिर वह इसे उसी तरीके से खत्म करते जैसा कि गुप्त युद्धों का नियम होता है। उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना क्योंकि वह जानते थे कि व्यवस्था के अंदर मौजूद गद्दारों को बेनकाब करने से ज्यादा जरूरी उन्हें पूरी तरह जड़ से मिटाना है, ताकि भविष्य में कोई दूसरा रेड विडो बनने की हिमाकत न कर सके। उधर दिल्ली के गलियारों में सवेरे की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि 7 समंदर पार एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जा चुका है जिसने भारत के आने वाले 50 सालों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को इस बात का गहरा झटका लगा, क्योंकि उसके सबसे खास गुर्गों का न केवल संपर्क टूट गया था, बल्कि दुबई में मौजूद उसके वित्तीय ठिकानों पर भी एक रहस्यमयी तरीके से साइबर हमला हुआ था जिसने उसके करोड़ों के फंड को फ्रीज कर दिया था। यह डोभाल की उस रणनीति का हिस्सा था जिसे ऑनफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। दुश्मन को इस कदर चोट पहुंचाओ कि वह पलटवार करने के काबिल ही न रहे।
व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक अंतिम खुफिया संदेश डोभाल को प्राप्त हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह संकेत दिया गया था कि सोवियत संघ के भीतर मौजूद उन सभी बागी तत्वों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है जो इस रेड विडो की साजिश में शामिल थे। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का अंतिम अध्याय उस दिन लिखा गया जब अजीत डोभाल वापस दिल्ली लौटे और सीधे नॉर्थ ब्लॉक जाकर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। फाइलों के उस पुलिंदे में रेड विडो का नाम अब क्लॉज्ड की श्रेणी में डाल दिया गया था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि वह अब केवल एक शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपने दुश्मनों को ढूंढ निकालने का सामर्थ्य रखती है।